अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास नाइन्थ के लिए है। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी हमें एक एटम के बारे में पढ़ना है और उसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। ये दो टॉपिक्स है इसमें। मेन एटम हमारा मेन टॉपिक है और उसके बाद मॉलिक्यूल हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, आपने लास्ट दो चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है मैटर। आपने इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ी और आपने इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ी। फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा आपने कि मैटर जो है ना, इसके तीन स्टेट्स हैं। एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, और उसके बाद जब आपने इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी उसमें आपने पढ़ा एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, ये आपने लास्ट दो चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं एलिमेंट को समझाऊं, इससे पहले कि मैं कंपाउंड को समझाऊं, हमें समझना है पहले एटम किसको कहेंगे। नियर अबाउट 500 बीसी एक इंडियन फिलोसोफर जिसका नाम था महर्षि कन्नड़, उसने क्या कहा कि मैटर जो है वो डिविजिबल है। यानी मैटर को जब भी हम डिवाइड करेंगे कंटिन्यूअसली, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे हमें सबसे छोटा पार्टिकल नजर आएगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, और उसका नाम, इस महर्षि कन्नड़ ने उसका नाम रखा परमाणु। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर्स आए, और उनका भी यही कंसेप्ट था। यानी वो भी यही कहते थे कि मैटर को जब हम डिवाइड करेंगे कंटिन्यूअसली, वहां पे हमारे पास जो सबसे छोटा पार्टिकल आएगा उनका, उसको फर्दर वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, और उस पार्टिकल का उन्होंने नाम रखा एटम। उन ग्रीक फिलोसोफर्स में एक था डेमोक्राइटस। उनमें एक था डेमोक्राइटस जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि मैटर जो जो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है, वो एटम है। यानी जब भी हम एटम देखते हैं, जब भी हम मैटर की ओर देखते हैं, जो आपने पिछले दो चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, मैटर हमारे पास दो तरीकों से नजर आता है। एक है प्योर और दूसरा है इम्प्योर। और प्योर मैटर में आपने देखा वहां पे एलिमेंट पाया जाता है, और दूसरा हमारे पास वहां पे कंपाउंड पाया जाता है। प्योर मैटर में आपने देखा वो एलिमेंट और कंपाउंड होता है। एलिमेंट की ओर जब हम देखेंगे, जब इसी को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे कंटिन्यूअसली, वहां पे हमारे पास इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे, और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। और इसी तरह से जब हमने लेकिन देखा, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, और इसका छोटा पार्टिकल जो होगा ना वो भी कार्बन ही होगा, एटम। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका भी छोटा पार्टिकल जो होगा एटम, वो भी ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है कि नहीं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की ओर नजर डालते हैं, वहां पे हमारे पास दो चीजें नजर आती हैं। ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है, और ये हमारे पास इसका, जब हम नजर डालते हैं इसकी ओर, ये दो मेन चीजों से बना है। एक है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। यानी ये भी प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, ये भी प्योर मैटर ही है हमारे पास। लेकिन जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर नजर डालते हैं, वहां पे हमें नजर आता है वहां पे दो चीजें ये कंबाइन हुए हैं, दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं असल में, जिनमें से एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। अब ये क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं, एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं। क्योंकि जब हम इसकी ओर देखते हैं, एज पर इंडियन फिलोसोफर्स, वो क्या कहते थे कि जो ये मैटर है, जो ये एटम्स हैं, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्री में भी और मॉलिक्यूलर स्टेट में भी।
यानी जो ये एटम है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्री स्टेट में भी वो रह सकते हैं, यानी उनको मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम देखेंगे हीलियम, ये He रहता है, यानी ये फ्रीली रहता है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हाइड्रोजन की ओर देखते हैं वो H2 की सूरत में जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाते हैं। ये क्यों जाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये क्यों रहते हैं फ्री स्टेट में, ये तो हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में इंशाल्लाह रहमान, ये हमें सारा समझ में आ जाएगा क्या मसला है, क्या स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है ना। फिलहाल मुझे जो आपको यहां पे समझाना है कि जब भी हम मैटर की ओर देखते हैं, प्योर मैटर की ओर, वहां पे हमारे पास एक एलिमेंट नजर आता है जो कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन हमने ले लिया, ऑक्सीजन ये भी एक एलिमेंट ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्योर मैटर है, ये कंपाउंड है। लेकिन जब हम इसकी ओर देखते हैं, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, यानी इसका मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुए हैं और उन्होंने तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया हुआ है। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, कैसे दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और नया एक सबस्टेंस बना सकते हैं, कैसे दो एलिमेंट्स आपस में प्रॉपर्टी मिक्सअप होने के बाद नई प्रॉपर्टी बन सकती है, जब वो रिएक्ट करते हैं नई प्रॉपर्टी उसके सामने नजर आती है, वो कैसे होता है, इसके पीछे हमारे पास लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो है उसके एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि हमारे पास जो ये समझना है कि एलिमेंट्स कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं और वो कैसे किस तरह से एक कंपाउंड बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी वो लॉज जिन लॉज के बेसिस पे केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं और नया एक सब्सटेंस बनाते हैं। अब वो लॉज कौन कौन से है, पहला ही लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। फिर दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हालांकि आपके सिलेबस में क्लास 9 में ये दो लॉज काफी है, आपके सिलेबस में ये दो लॉज काफी है, लेकिन हम यहां पे तीसरे लॉ की ओर जाते हैं, वो क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ये तीसरा लॉ है। और चौथा लॉ क्या है हमारे पास, चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और पांचवा लॉ जो हमारे पास है वो है हमारे पास गे-ल्यूसेक्स लॉ। गे-ल्यूसेक्स लॉ, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स इसको कहा जाता है। तो यानी या इसको हम कह सकते हैं गे-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो ये मेन 5 लॉज है जो हम इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में समझते हैं, ये पढ़ते हैं।
जो ये 3 लॉज हैं ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है इंशाल्लाह रहमान। जब मैं क्लास 11th का चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा उसमें मैं आपको ये तीनों लॉज एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे मैं आपको इंशाल्लाह रहमान समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल क्लास 9th के लिए चैप्टर है तो हमें ये 2 लॉज को फॉलो करना है, इन 2 लॉज को हमें पढ़ना है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। law of conservation of mass। ये लॉ जो दिया है ये दिया है एंटोनी लेवोजियर ने इन 1774 में। ये एंटोनी लेवोजियर ने ये लॉ दिया है। स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है तो इसको चेक करिएगा बुक पे। तो ये इसने लॉ दिया है एंटोनी लेवोजियर ने 1774 में लॉ दिया है कि इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस। फिजिकल चेंजेस यानी अगर आप देखेंगे कोई भी सब्सटेंस इसमें फिजिकल चेंज आएगी, कोई भी सब्सटेंस। फिजिकल चेंज मतलब कलर चेंज हो गया, फिजिकल चेंज मतलब साइज कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये सारी हमारे पास क्या आती है, ये फिजिकल चेंजेस है। ये सारा हमारे पास फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसको मैं तोड़ूंगा, ये फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज नहीं है। तो ऐसे ही जो भी फिजिकल चेंज होगी या केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, अभी हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, वो केमिकल चेंज होती है। जो कोई भी इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास of the products is same as the total mass of reactants। यानी जो हमारे पास टोटल मास रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स है दोनों का सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। कार्बन का एटॉमिक मास जो है ना वो है 12, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है ना वो 16 है, लेकिन ये 2 है इसीलिए 16 × 2 में करूंगा, यानी 12 + 16 2 और 32, वो टोटल मास कितना बनेगा 44 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसका जो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद जो टोटल रिएक्टेंट्स का मास कितना है वो है 44 यूनिट्स। अब अगर मैं इसका ले लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड का, मैं चेक करूंगा, वहां पे भी इसका निकलेगा 12 + 2 × 16, वो भी बनेगा 12 + 32, वो भी बनेगा मेरे पास 44 एटॉमिक मास यूनिट्स। यानी जब हम इसकी ओर चेक करते हैं जो टोटल मास रिएक्टेंट साइड से है वही मास हमारे पास प्रोडक्ट साइड से भी है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है इन ऑल फिजिकल चेंजेस, चाहे कोई भी फिजिकल चेंज हो या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जो भी फिजिकल चेंज होंगे, पेन मेरे पास ये रिएक्टेंट्स है, फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट में है और उसके बाद अगर इसको तोड़ूंगा ये वो बनेगा प्रोडक्ट। तो जो टोटल मास मेरे पास स्टार्ट में था और एंड में था, जो चेंज आने के बाद, चेंज से पहले जो इसका मास था और चेंज के आने के बाद जो मास होगा वो हमेशा सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेपर है, पेपर का कुछ मास है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा, सारे टुकड़े मिला के मेरे पास मास सेम आएगा, उसमें से मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसी तरह से अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, जब भी एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, एलिमेंट्स का डिफरेंट मास होता है, लेकिन ये कंबाइन हो रहे हैं, हमें रिएक्टेंट्स का टोटल मास वही देखना है। कार्बन का कितना मास है, ऑक्सीजन का कितना मास है, इन दोनों का टोटल मास हमारे पास बनता है 44 एटॉमिक मास यूनिट। और जब वही मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो उसका जो टोटल मास बनता है वो भी बनता है 44 एटॉमिक मास यूनिट्स। यानी यहां पे हमारे पास पहला लॉ प्रूव हो जाता है, वो क्या है, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इन ऑल फिजिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आया? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। जो अब सेकंड लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। तो आप देखिए फिलहाल ये वीडियो। अगर कहीं पे कोई क्वेरी होगी, मैंने इसके साथ नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर, तो आप उसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी अस्सलाम।